हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने माल्य मिंटो सुधार के बारे में चर्चा आपसे किया था। दिल्ली दरबार के बारे में भी आप जान चुके हैं। स्वराज की जो मांग की गई थी कोलकाता अधिवेशन में, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी है। तो आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है लगभग हर एक एग्जाम में। तो हम जो घटना आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को, एक नई घटना है और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की घटना है और ये घटना एक जहाज से जुड़ी हुई है और इस घटना को हम लोग भारतीय इतिहास में कामागाटा मारू घटना के नाम से जानते हैं। और ये घटना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 में घटी थी और इसका संबंध भारत से भी है, कनाडा से भी है, दक्षिण पूर्वी एशिया से भी है। तो आइए हम लोग विस्तार से और इस पर चर्चा करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे, आनंदित होंगे। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। कामागाटा मारू, कामागाटा मारू प्रकरण जो घटना घटी है उसको आप प्रकरण कह सकते हैं। अब देखिए, ये घटना जो घटी थी, ये घटना 1914 की है। ये घटना जो घटी थी ये 1914 की घटना है और इस घटना के समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कामागाटा मारू है क्या। कामागाटा मारू ये वर्ड कैसे आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आप बताएंगे कि कामागाटा मारू जो है ये जापान की एक जहाज है। जापान की ये जहाज है और इस जापान की जहाज को किराए पर एक भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी थे। भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी थे। उनका नाम गुरदीप सिंह मिलता है। कहीं कहीं पर क्या नाम मिलता है, गुरदीप सिंह, और कहीं कहीं आप कह सकते हैं उनका नाम गुरदत्त सिंह भी मिलता है। तो चाहे आप गुरदीप सिंह कह लीजिए चाहे गुरदत्त सिंह कह लीजिए, वो एक ही है। तो इस जहाज को किराए पर गुरदीप सिंह ने, जो कि भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी थे, मूल रूप से भारत में रहने वाले थे लेकिन ये सिंगापुर के व्यापारी थे। व्यापारी जो थे ये सिंगापुर के थे और इन्होंने ही इस जहाज को किराए पर ले रखा था। और ये जहाज जो है वो कनाडा के वैंकूवर नामक स्थान पर पहुंची थी। वैंकूवर नामक स्थान पर ये जहाज पहुंची थी और वहीं से इसको जो है वापस करने का निर्देश कनाडा की सरकार के द्वारा दिया गया था। तो देखिए, ये जो मामला है ये कनाडा के प्रवेश से संबंधित मामला है। ये मामला जो है कनाडा के प्रवेश से संबंधित मामला है। प्रवेश से संबंधित मामला है, अर्थात हर किसी को कनाडा में एंट्री नहीं मिल सकती थी। और कनाडा का पुराना नाम जो है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कनाडा पर भी शासन किसका था, तो अंग्रेजों का था। कनाडा डोमिनी स्टेट किसका था, तो ब्रिटिश लोगों का था। इसलिए कनाडा को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कनाडा का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे कनाडा का पुराना नाम है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, एकदम से ऊपर पड़ता है और इस पर शासन किसका था, अंग्रेजों का था। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। और आपने सुना होगा कि कनाडा में बहुत सारे हमारे प्रवासी भारतीय भी रहते थे। बहुत सारे प्रवासी भारतीय भी रहते थे और ये प्रवासी भारतीय जो होते थे वो ब्रिटिश भारतीय सैनिक भी हो सकते थे। ब्रिटिश भारतीय सैनिक भी रिटायर्ड होने के बाद एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कनाडा में जाते थे। मजदूर भी होते थे, मजदूर भी हो सकते हैं और मजदूर के साथ साथ किसान भी हो सकते हैं। तो किसान भी लोग होते थे, व्यापारी भी होते थे। तो कहने का मतलब है
कि जैसे भारत पर भी शासन अंग्रेजों का था और कनाडा पर भी शासन अंग्रेजों का था, तो बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रिटिश भारतीय मूल के सैनिक होते थे जो रिटायर्ड होने के बाद भारत में ना रह करके वो कनाडा में रहना पसंद करते थे। कुछ हमारे किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे जो अपना घर बार बेच करके एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कनाडा की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते जा रहे थे। तो जब हमारे मजदूर, किसान, भारतीय और सैनिक जब वहां पर कनाडा में पहुंचे तो वहां पर काले गोरे का भेद चल रहा था। तो जो पहले से मौजूद गोरे लोग थे वो हमारे भारतीयों का विरोध कर रहे थे और वहां के जो बड़े लीडर भी थे वो हमारा साथ ना दे करके बल्कि अंग्रेजों का साथ देते थे, अर्थात गोरे लोगों का साथ देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि भारतीय किसान, मजदूर, व्यापारी मिल जाएंगे तो ये हमारे लोगों को भी कहीं न कहीं ब्रेन वॉश कर देंगे या हमारे खिलाफ भड़का देंगे। तो मजबूरी वश या आप कह सकते चालाकी वश ये लोग इनका साथ ना दे करके भारतीयों का वो गोरे लोगों का साथ देते थे। तो इसलिए जब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जाने लगे तो कुछ क्रांतिकारी भी थे जो भारत से कनाडा की ओर जाते थे और कनाडा के लोगों को, कनाडा जो भारतीय मूल के कनाडाई लोग थे तो उनको समझाते थे और उनको भारत की बात बताते थे। और अंग्रेज जो भी अत्याचार करते थे तो इन किसानों को, व्यापारियों को, ब्रिटिश भारतीय मूल के जो भी सैनिक थे तो उनको बताया जाता था और वो लोग भारत में आते थे और आने के बाद ब्रिटिश शासन में कुछ न कुछ हस्तक्षेप करते थे, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ षड्यंत्र भी करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि जब भारतीय मूल के लोगों की कनाडा में संख्या ज्यादा होने लगी और हजारों में, लाखों में लोग पहुंचने लगे तो कनाडा सरकार ने, जो कि अंग्रेजों की सरकार थी, तो कनाडा सरकार ने भारतीयों और एशियन इन सब के एंट्री पर, इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कह दिया, एक नियम बना दिया। और ये नियम जो बनाया गया था 1908 में और ये प्रवासी अधिनियम था। और प्रवासी अधिनियम के तहत ब्रिटिश कनाडाई सरकार ने 1908 में ये कह दिया था कि कोई भी भारतीय या कोई भी एशियन कनाडा में यदि आना चाहता है तो बिना रुके आ सकता है, बिना रुके अगर आना चाहे तो आ सकता है, डायरेक्ट आना चाहे तो आ सकता है। और अदर कंट्री में अगर रुक रुक करके आएगा तो उसे कनाडा में आने की जरूरत नहीं है। और ये नियम उस समय और भी मुश्किल हुआ और भी आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि कोई भी हमारा सैनिक या कोई भी एशियन व्यक्ति या कोई भी इंडियन व्यक्ति जो डायरेक्ट कनाडा पहुंच सके। तो इसमें ये बता दिया कि आप अगर कनाडा आना चाहते हैं तो बगैर रुके आ सकते हैं, अगर रुक करके अदर कंट्री से आएंगे तो आपको कनाडा आने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, रुक करके आते हैं, तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उस समय ये नियम इसलिए भी कठिन हो गया कि कोई रास्ता ही नहीं था कि जो डायरेक्ट कोई कनाडा आना चाहे तो आ जाए। तो उसमें हमारे जो है 35 ऐसे लोग थे, 35 ऐसे भारतीय थे जो रुक करके गए थे और उनको कनाडा के जेल में बंद कर दिया गया था, कनाडा के जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसलिए कनाडा जाने के लिए या तो आप दक्षिणी पूर्वी एशिया से होकर के जाना चाहें तो जाएं, दक्षिणी पूर्वी एशिया से होकर के जाना चाहें तो जाएं। और अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर अफ्रीका से होकर के, और फिर आप दक्षिणी या उत्तरी अमेरिका में जा सकते थे। तो दो रास्ते थे, या तो अफ्रीका होते हुए और या तो फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया होते हुए जा सकते थे। और डायरेक्ट जाने का कोई विकल्प यहाँ पर बचा हुआ नहीं था। और हमारे 35 ऐसे भारतीय मूल के लोग थे जो वहां पर गए थे कनाडा में, इनको जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि इन 35 लोगों ने अपनी याचिका जो है वो कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया। और ये सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने रुक करके कनाडा की ओर अपने को आगे किया था। तो जब यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने देखा
कि ये ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी नहीं है या जो दबाव डालने वाले लोग नहीं है, ये व्यापारी लोग हैं या पढ़ने वाले लोग हैं या किसान हैं, मजदूर हैं, षड्यंत्रकारी नहीं है। तो 35 ऐसे भारतीयों को वहां की सर्वोच्च अदालत ने जेल से रिहा कर दिया। ये 35 लोग जेल से रिहा हो गए और ये बात कब की है? 1913 की है। तो 35 भारतीय 1913 में जेल से रिहा हो गए और जब ये खबर पहुंची आग की तरह फैल गई और इसमें लोगों को ये पता चल गया कि 35 भारतीय जेल से मुक्त कर दिए गए हैं, जो बिना रुके, मतलब जो रुक करके आए थे और उनको भी जेल से बाहर कर दिया गया। तो ये 35 लोगों को कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने मुक्त कर दिया। ये ऐसे लोग थे जो रुक करके गए थे, फिर भी इनको गलत नहीं पाया गया और उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन 35 लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया। जब 35 लोग जेल से रिहा हुए तो उसी समय भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी थी, जैसा कि हमने पहले बता दिया था, और सिंगापुर के भारतीय मूल के जो व्यापारी थे, एक बार फिर से उनका नाम लेना चाहेंगे। उनका नाम था गुरदीप सिंह, चाहे आप गुरदीप सिंह कह लीजिए और चाहे आप गुरदत्त सिंह कह लीजिए। गुरदत्त सिंह वो दोनों बात एक ही है, चाहे गुरदीप सिंह कह लीजिए चाहे गुरदत्त सिंह कह लीजिए, तो कहीं गुरदीप कहीं गुरदत्त सिंह मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, एक जापान की जहाज थी, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है, जापान, और जापान की उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। ये जहाज है और ये जापान की जहाज है और इसको किराए पर ले लिया। किराए पर लेकर के इस जहाज में ये खुद बैठ गए और दक्षिणी पूर्वी एशिया के लगभग 376 यात्रियों को इस जहाज में बिठा लिया। कुछ सिंगापुर के थे, कुछ जापान के थे, और वहां पर जाकर के 376 यात्रियों को बिठाया और ये जहाज सीधे जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से और वैंकूवर बंदरगाह के लिए, कनाडा के लिए, वैंकूवर बंदरगाह के लिए आप कह सकते हैं, वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना हो गई। ये वैंकूवर बंदरगाह पूछा जाता है, तो ये वैंकूवर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे कनाडा में स्थित है। तो ये जहाज कामागाटा मारू है। इस जहाज को किराए पर गुरदीप सिंह ने ले रखा है और इस जहाज में कुछ जापान के लोग हैं और कुछ आप कह सकते हैं सिंगापुर के हैं, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के, और इसका जो मेन लीडर है वो गुरदीप सिंह है। और ऐसा बताया जाता है कि जब जापान में जहाज पहुंची थी तो यहाँ पर हमारे कुछ क्रांतिकारी थे, जैसे बरकतुल्ला हो गए, तो बरकतुल्ला, और जैसे लाला हरदयाल हो गए, हरदयाल, भगवान सिंह हो गए। तो इन लोगों ने संभवतः इन यात्रियों से मुलाकात भी की थी, अंग्रेजों के कानून का विरोध भी किया था और कनाडा में जो एंट्री नहीं मिलती थी उसके प्रति भी इन लोगों को शायद उकसाया था। जो भी बात हो, तो जापान में ऐसा कहा जाता, कुछ हमारे क्रांतिकारी इन यात्रियों से मुलाकात किए थे और इन यात्रियों के प्रति कुछ न कुछ राजनीतिक बातें इन लोगों के द्वारा बताई गई थी। फिलहाल जहाज यहाँ से खचाखच भरी हुई है और वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना हो गई। अब जब ये जहाज कनाडा के लिए या वैंकूवर के लिए रवाना हुई तो उसी समय कनाडा सरकार को ये बात पता चल गया और कनाडा सरकार ने पुनः जो है नियम बना करके और ये कह दिया कि कोई भी जहाज कनाडा में नहीं आ सकती है या कोई भारतीय यात्री भी नहीं आ सकते हैं। और जब ये जहाज यहाँ पर पहुंची वैंकूवर नामक बंदरगाह पर, तो वैंकूवर नामक बंदरगाह पर जब ये जहाज पहुंचती है तो इस जहाज को यहीं पर रोक लिया गया और चारों ओर से पुलिस का पहरा हो गया। चारों तरफ से पुलिस खड़ी हुई थी
और इस जहाज के यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया। कई दिन तक वार्तालाप हुई और जो इन लोगों ने खाने पीने का सामान रखा था धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा था। इन यात्रियों पर दबाव पड़ रहा था। भाई बहुत सारे यात्री थे जिनके दिमाग में आया कि हम कनाडा चलेंगे, व्यापार करेंगे, कृषि का काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत कुछ इन्होंने अपना ख्वाब पाल रखा होगा। और जब जहाज वैंकूवर के बंदरगाह पर पहुंची तो वहां का नजरिया और नज़ारा बिल्कुल अलग था। चारों तरफ से पुलिस का पहरा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने फिर से कानून बना दिया था और ये कह दिया था कि जो भी डायरेक्ट आना चाहे वो आ सकता है और जो रुक करके आएगा उसे आने की जरूरत नहीं है। और उनको ये भी बात कहीं न कहीं पता चल चुका था कि इस जहाज पर जो यात्री हैं उनसे क्रांतिकारियों की, जिसको लोग आतंकवादी कहते थे, उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो इनको शक था, ये समझ रहे थे कि हो सकता है ये आतंकवादी हूँ, जिसको हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं। तो जहाज जब यहाँ पर पहुंची तो इस जहाज को रोक लिया गया और कई दिन तक ये वार्तालाप चलती रही। अपना सब कुछ ये लोग आर्गुमेंट देते रहे, लेकिन कनाडा सरकार इनके आर्गुमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी बहुत कुछ कहने के बाद, कई दिनों के बाद, आप ये कह सकते हैं कि लगभग 26 यात्रियों को कनाडा में प्रवेश मिल गया। और जबकि लगभग कितने यात्री हैं, 376 यात्री। तो 376 में से बामुश्किल 26 यात्री यहाँ पर ये उतर सके, बाकी किसी को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। और उनके खाने पीने का जो इंतजाम था वो भी सही तरीके से नहीं रहा। खाने के जो सामान थे वो भी इनके लगभग खत्म होने वाले थे। तो जब दबाव पड़ा चारों ओर से, तो बामुश्किल निराश होकर के इस जहाज को वैंकूवर की जल सीमा छोड़ना पड़ गया। अर्थात ये जहाज अब वैंकूवर से और लौट करके वापस आ रही थी और ये जापान के योकोहामा के पास पहुंची हुई थी। योकोहामा के पास ये जहाज पहुंची हुई थी। और जैसे ही योकोहामा में ये जहाज पहुंची तो अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। अब इनका दुर्भाग्य था इस जहाज के यात्रियों का कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और प्रथम विश्व युद्ध में जैसे एक थे मित्र देश, और मित्र देशों में जैसे आप कह सकते हैं ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब एक तरफ थे। और इधर जो है धुरी देश था, धुरी देश। और धुरी देशों में जैसे जर्मनी हो गया, जर्मनी, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब एक तरफ थे। हंगरी हो गया। तो मैंने आपको बताया कि काफी विवाद के बाद जो जहाज थी, इस जहाज को वैंकूवर जल सीमा को छोड़ना पड़ा। और ये जहाज जब योकोहामा में पहुंची तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और उससे पहले जब ये यहाँ पर वैंकूवर में हमारे यात्री नहीं उतर पा रहे थे तो भारतीय मूल के कनाडा में कुछ हमारे भारतीय थे, जैसे हुसैन रहीम हो गए, हुसैन रहीम ये पहले हो गए, दूसरे बरकतुल्ला हो गए, या आप कह सकते हैं सोहन लाल पाठक हो गए, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह हो गए, बलवंत सिंह। ये 3 लोगों ने मिल करके यात्रियों के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि यात्री जाना चाह रहे कनाडा में और वो कानून का हवाला दे करके इन यात्रियों को उतरने नहीं दे रहे। सिर्फ 376 में से लगभग 26 यात्री ही जहाज से उतर चुके थे। तो इन यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय मूल के कनाडाई लोग, जैसे हुसैन रहीम हो गए, सोहनलाल पाठक हो गए, बलवंत सिंह हो गए, इन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, शोर कमेटी का गठन किया था, जिसको हम लोग भारतीय इतिहास में तटीय कमेटी भी कहते हैं। तो चाहे तटीय कमेटी
पूछा जाए, चाहे शोर कमेटी पूछा जाए, तो इस शोर कमेटी या तटीय कमेटी का गठन किसने किया? हुसैन रहीम ने, सोहनलाल पाठक ने और बलवंत सिंह ने। और इस कमेटी का काम था इन यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना था। तो इन लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके और अधिकारों की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी थी। अब जैसे जहाज ये कहाँ पहुंची थी, मैंने आपको बताया था योकोहामा में। और जहाज जब योकोहामा में जापान के पास पहुंची तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब ये पता चला कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज का मतलब कामागाटा मारू नामक जहाज को सीधे ये कह दिया गया कि बिना रुके इसे कोलकाता आने का आदेश दे दिया गया। कोलकाता आने का आदेश दिया गया, अर्थात ये यात्री कनाडा जाने वाले थे। अब ये यात्री बिना रुके कहीं सीधे जो है ये कह दिया गया कि इनको कोलकाता पहुंचा दिया जाए। अब ये जहाज जैसे ही कोलकाता के बजबज नामक स्थान पर पहुंची, कोलकाता के एक जगह है बजबज नामक स्थान, तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन मिल जाएगा। जब योकोहामा में जहाज पहुंची तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने सीधा आदेश दे दिया कि इसको कहीं मत रोको, कोलकाता रोको। और कोलकाता अब अगर रुकेगी जहाज तो जो सिंगापुर में चढ़े थे, जो जापान में चढ़े थे, अब वो यात्री बेचारे कहाँ पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे थे? कोलकाता में। अर्थात किसी को उतरना कहीं हो और उतारा उसे कई हजार किलोमीटर दूर जाए तो यात्री सहयोग नहीं करेगा, बल्कि यात्री जो है क्रुद्ध होगा, गुस्से में होगा। और जब ये जहाज बजबज नामक स्थान पर पहुंची तो पुलिस और क्रुद्ध यात्रियों में, जो गुस्से में थे, क्रुद्ध यात्रियों में संघर्ष हो गया। और संघर्ष होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कहाँ बेचारे ये कनाडा जा रहे थे और कहाँ पर इन्हें कोलकाता आने का डायरेक्ट आदेश दे दिया गया। तो जब इनमें खुला संघर्ष हुआ बजबज नामक स्थान पर, क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में खुला संघर्ष हुआ, तो उसमें हमारे 18 यात्री मार दिए गए। 18 यात्री मार दिए गए और 202 यात्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। 202 यात्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। तो कहाँ कनाडा जा रहे थे और कहाँ बेचारे जेल में पहुंच गए। कुछ ऊपर भी इनकी वजह से पहुंचा दिए गए। तो फिर जब ये जेल में बंद हुए तो इनको जो है पंजाब पहुंचा दिया गया। और ऐसा कहा जाता है जो गुरदीप सिंह थे, तो गुरदीप सिंह यहाँ से फरार हो गए और कहाँ गए उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। तुम्हारे जगह क्वेश्चन पूछा जाए गुरदीप सिंह का क्या हुआ, तो आप बताइएगा कि वो वहां से फरार हो गए थे। तो 14 यात्री मारे गए, 202 यात्री घायल हुए। इसीलिए इस घटना को नाम दिया गया है कामागाटा मारू घटना। तो कामागाटा मारू जो घटना थी ये 1914 में घटी थी, सितंबर में घटी थी। और इसको किराए पर जहाज जो इसको लिया गया था वो गुरदीप सिंह के द्वारा लिया गया था। और ये किस बंदरगाह पर पहुंची थी, तो आप बताएंगे बैंगलोर में पहुंची थी। और ये किस देश से प्रवेश से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप बताएंगे कनाडा से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखिए इस जहाज को किस वजह से डायरेक्ट कोलकाता आने का आदेश दिया गया था, तो आप बताएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। और 1914 में इसकी शुरुआत जो हुई थी 4 अगस्त 1914। और इस समय यूरोप जो था वो 2 महाशक्तियों में बढ़ चुका था। इस समय यूरोप जो है 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। और 2 महाशक्तियों में जैसे एक मैंने पहले जैसे बताया मित्र देश थे, मित्र देश। और दूसरा जो है धुरी देश। और मित्र देशों में जैसा कि
हमने आपको बताया कि इसमें प्रमुख जो देश हैं, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन या रूस, फ्रांस, अगला अमेरिका, ये एक तरफ थे अमेरिका, और दूसरे दूसरे देशों में कई देश थे, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये एक और था। तो देखिए यहाँ पर हमें ये जानना है, आपको ये जानना है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही थी, अर्थात भारत उस समय उसकी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो इस समय कांग्रेस की जो बागडोर है, शुरुआत में 1914 के समय, तो कांग्रेस की जो बागडोर है, कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में है, वो आप बताएंगे। उदारवादी नेताओं के हाथों में है, उदारवादी नेताओं के हाथों में है। और 1907 से लेकर क्योंकि जब से सूरत विभाजन हुआ था, और 1914 तक उदारवादी नेताओं ने कोई बड़ा आंदोलन भारत में आयोजित नहीं किया था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो उसमें उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता जो थे, उनको आप कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो इन सभी लोगों ने, भले उग्रवादी थे, लेकिन चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे उदारवादी मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या और भी जो लोग थे, वो इनका ये मानना था कि आज ब्रिटेन मानवता की लड़ाई लड़ रहा है, ब्रिटेन मुसीबत में है। और जैसा कि वहाँ के लोगों ने भी इसको अपने युद्ध में भाग लेने को वो लोग सही साबित करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत को लेकर के युद्ध के बाद हम लोग आत्मनिर्णय का फैसला लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटेन शामिल हुआ तो उसका प्रभाव हमारे भारत में भी पड़ा। तो भारत के उदारवादी नेता या उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक, इन सभी लोगों ने मिल करके, इवन तो आप कह सकते हैं शुरुआत में मुस्लिम लीग, अर्थात प्रारंभ में भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे, मोस्टली सभी राजनीतिक दलों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था। हालांकि बाद में मुस्लिम लीग, जब ब्रिटेन ने तुर्की पर अटैक कर दिया और तुर्की के जो खलीफा थे, जो उनके शासक थे, उनको सिंहासन से हटा दिया, तो धीरे धीरे मुस्लिम लीग जो थी वो अंग्रेजों का साथ देने से मना कर रही थी। लेकिन उससे पहले सभी लोग, चाहे जो भी हो, सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने इनका समर्थन ही किया था। और समर्थन करने के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग इस समय बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था, अर्थात इसकी जो बुद्धिमत्ता पूर्ण रणनीति थी, जो इसकी रणनीति थी, वो काम कर रही थी भारत में। अर्थात भारत के लोग, कांग्रेस के उदारवादी लोग या उग्रवादी तिलक भी इसके कार्यकाल को पसंद कर रहे थे। क्योंकि देखिए, इससे पहले इसने लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और 1912 में ही कोलकाता की जगह पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया, जिससे हमारे भारतीयों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ था। तीसरी बड़ी बात ये भी है कि साउथ अफ्रीका में जो हमारे मजदूर थे, जो हमारे किसान थे, जिनके साथ अत्याचार होते थे, तो उनके मुद्दे को भी
लॉर्ड हार्डिंग ने उठाया था, भारतीयों के हित की बात ये कर रहा था। तो किसान, मजदूर, उदारवादी, उग्रवादी अधिकतर लोग जो है इसकी बुद्धिमत्ता नीति को पसंद कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी है कि अंग्रेजों ने कह दिया था कि इस विश्व युद्ध के बाद हम भारत के मामले में आप निर्णय की बात करेंगे, फैसला लेंगे, फैसिलिटी लेंगे। और हमारे कांग्रेस के लोग भी ये जान रहे थे कि आज ब्रिटेन मुसीबत में है और ब्रिटेन हमारा मतलब शासन का द्वारपाल है, और अगर हम इसकी सहायता नहीं करेंगे तो हमें बदले में हो सकता है कि कुछ न मिले। और ब्रिटेन मुसीबत में, और मुसीबत में की दिया गया साथ जो है काफी दिनों तक याद रहता है। तो इसलिए सभी लोग सोच रहे थे कि अगर हम साथ नहीं देंगे तो हमें स्वशासन या स्वराज प्राप्त होने वाला नहीं है। तो स्वशासन के लालच में या स्वराज के लालच में या इसकी बुद्धिमत्ता रणनीति की वजह से या उनके प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद के दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर हमारे लोगों ने, हर एक पार्टी ने इनका तन मन धन से साथ दिया था। इवन तो आप ये भी कह सकते हैं कि तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए गांव का दौरा भी किया, और ये लोग पूरे भारत के गांवों का दौरा भी किए थे। और वहां से धन इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा किया गांव से, और लड़ने के लिए सिपाहियों को भी इकट्ठा किया। तो गांव से बहुत सारे हमारे सिपाही गए, पैसा दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने, हम भारतीयों ने तन मन धन तीनों अर्पित किया, हर संभव प्रयास किया। और यहाँ तक कि तिलक और गांधी ने पूरे भारत के गांव का दौरा भी किया, सिपाही भी दिया, पैसा भी दिया, सब कुछ किया। और आप ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई इसका विरोध ब्रिटेन का यहाँ पर इस समय शुरुआत में नहीं किया गया था। और इसलिए यहाँ पर इनको, गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा गया, सार्जेंट कहा गया। अगर पूछा जाए कि सार्जेंट अंग्रेजों का कौन था तो गांधी जी। सार्जेंट का मतलब होता है भर्ती करने वाला, भर्ती करने वाला। अर्थात बहुत सारे सैनिकों को वहां पर भेजा था, और कई हजार सैनिक, लाखों सैनिक हमारे वहां पर गए थे, और लगभग 5000 सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए गर्दन भी कटवाया था। तो तन मन धन से हमने उनका साथ दिया था। तो उसमें कुछ हमारे हित थे और कुछ अंग्रेजों की, गवर्नर जनरल की बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियां थी। तो खैर इस समय हम पूरे साथ रहे, इनके सहयोग भी दिया, लेकिन धीरे धीरे फिर बीच बीच में हम लोग जो है इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिए। और कांग्रेस की ओर से जो गवर्नर दल के लीडर थे, लास्ट में 1916 में आपने सुना होगा होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू किया था। और आंदोलन शुरू करने के लिए कहीं न कहीं हम राष्ट्रवाद की ओर लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी आंदोलन शुरुआत में नहीं किया गया था विश्व युद्ध के, बल्कि बाद में 1916 में किया गया था। और कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें चाहे कांग्रेस के उदारवादी लोग हों या उग्रवादी में खास करके बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने इसका समर्थन किया था। और दूसरी ओर एक और विपक्ष था, जैसे जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, और खास करके उत्तरी अमेरिका या जर्मनी या अफगानिस्तान, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध में भारत को आजाद करने का एक मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया है और लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। तो इन लोगों ने यहाँ पर भारत को शस्त्र के दम पर आजाद करने का एक निर्णय लिया था। और आपने सुना होगा कि इसी सिलसिले में 1913 में लाला हरदयाल के प्रयासों से, लाला हरदयाल के प्रयासों से गदर पार्टी की स्थापना भी की गई थी। और उसमें, इस गदर पार्टी में जैसे भगवान सिंह हो गए, बरकतुल्ला हो गए, और जैसे लाला हरदयाल तो आप जान ही रहे हैं, रामनाथपुरी हो गए, करतार सिंह सराभा हो गए,
करतार सिंह सराभा हो गए। तो ये लोग एक मौके की तलाश में थे और इनका यह मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत को शस्त्र के द्वारा आज़ाद किया जाए, और धीरे धीरे ये लोग जो थे वो अफ्रीका में या जापान में या जर्मनी में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उसमें पैसे भी एकत्रित कर रहे थे। और इसी सिलसिले में आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के काबुल में 1914 में जैसे राजा महेंद्र प्रताप ने अंतरिम भारतीय सरकार की स्थापना भी की थी, अंतरिम सरकार का गठन भी किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की सरकार को हटा करके भारतीय सरकार का गठन किया जाए। जर्मनी में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, लेकिन इनके दिमाग में आया कि अगर हम क्रांतिकारी हम लोग इकट्ठा होकर के धीरे धीरे यहाँ से पलायन करके और भारत में आए तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखेंगे। जो क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रहेंगी तो भारत के लोग भी उसका समर्थन करेंगे और परिणाम ये निकल के आएगा, सीधा दबाव जो होगा वो अंग्रेजों पर पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कांग्रेस के लीडर हैं उदारवादी ज्यादातर हैं, उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक हैं। तो ये लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं स्वराज के चक्कर में या बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियों की वजह से। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी हैं तो क्रांतिकारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक मौके के रूप में ले रहे हैं, चाहे भगवान सिंह हो, चाहे लाला हरदयाल हो, चाहे महेंद्र प्रताप हो, चाहे विष्णु पिंगले हो, चाहे रास बिहारी बोस है। तो इनको लग रहा है कि पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया है और ब्रिटेन डाइवर्ट हो चुका है, कमजोर हो चुका है, लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दिया जाए। तो उसमें जैसे गदर पार्टी से या विदेशों से लगभग 8,000 लोग जो थे वो भारत की ओर आए थे। और जब विदेशी या प्रवासी भारतीय भारत में आते थे तो विदेशी और जो प्रवासी भारतीय होते थे वो भारत में आते थे तो उनकी जांच की जाती थी, उन पर नजर रखा जाता था, और जो जिस पर डाउट होता था उससे ये कहा जाता था कि ये गांव से बाहर न जाने पाए। और ये भी कहा जाता था कि इन पर नजर रखी जाए, इनकी जांच की जाए। तो इसमें जब ये तमाम सारे लोग भारत में आए तो भारत के लोगों ने इनका साथ देने से मना कर दिया। तो वो क्रांतिकारी जो भारत में आ रहे थे और भारत के हित की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। और आने वालों में ज्यादातर सिख लोग थे, और जो सिख प्रवासी लोग आए भी थे तो यहाँ पर जो सिखों की सभा थी खालसा दीवान, तो खालसा दीवान ने जो है इनका समर्थन ना करके बल्कि इनका खालसा दीवान ने विरोध कर दिया, अर्थात यहीं के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया बल्कि विरोध किया और इन पर सख्त जाहिर किया। तो कड़े कानून भी थे और उसमें से लगभग 44 ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा हो गई, और कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे लगभग 200 से अधिक जो क्रांतिकारी थे इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और हमारे क्रांतिकारियों पर नजर रखा गया, जो खतरनाक क्रांतिकारी थे उनसे कहा गया कि ये गांव से बाहर न जाने पाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया, उसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया, कुछ को फांसी दिया, कुछ को आजीवन कारावास रखा, कुछ को गांव में रहने पर नजर रखने की बात की। तो इसलिए समर्थन नहीं मिल पाया था। तो निराश होकर के हमारे क्रांतिकारियों ने खास करके जैसे रास बिहारी बोस हो गए, रास बिहारी बोस, सचेंद्र सान्याल या भगवान सिंह, विष्णु पिंगले, तो इन लोगों ने सैनिकों की ओर रुख अख्तियार किया। उनको लगा जब भारत के आम नागरिक हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं तो हम सैनिकों से मिले, सेना से जुड़ करके यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता को हटाने का प्रयास करें। तो ये लोग हत्या करते थे, दबाव डालते थे, लेकिन जब तक किसी भी आंदोलन में जनता साथ नहीं देगी तब तक बात बनने वाला नहीं है। अर्थात ये गुप्त संगठन होता था
गुप्त तरीके से काम करते थे, समर्थकों की संख्या कम होती थी, लक्ष्य भी इनका कोई बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होता था, निर्धारित नहीं होता था, और इसी वजह से धीरे धीरे करके जो है खतरनाक क्रांतिकारी गतिविधियों को, खतरनाक क्रांतिकारी विरोधी कानून की वजह से धीरे धीरे हमारे क्रांतिकारी एक बार फिर से यहाँ से पलायन हो गए। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं और आगे जो भी टॉपिक होगा, खास करके जो असहयोग आंदोलन होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।